हेलो। चलो अपन अब अपने वापस गूगल कोलैब पे चलते हैं। लास्ट क्लास तक हमने देख लिया था उसमें कि नंपाई वगैरह के साथ कैसे काम करते हैं और मैटप्लॉटलिब वगैरह से कैसे काम करते हैं। भाई मत कर यार पीयूष भाई, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ यार मैं। तो हम यहाँ पे आके नई कोलैब नोटबुक बना लेंगे अपनी। ठीक है। आज हम कवर करेंगे पांडास के बारे में। हमने अभी विजुअलाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ा। और ठीक है, हमने सारे विजुअलाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ा और डेटा को कैसे अरेंज करते हैं हमने वो सारी चीज़ें देखी। अब हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा रियल वर्ल्ड को हम कैसे डील करते हैं उसके बारे में। तो यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो हम सबसे पहले अगर पेन पेपर की बात करें तो हमारे पास जैसे एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। कॉलम्स क्या स्टोर करती हैं, डेटा एक स्पेसिफिक टाइप का। ठीक है, जैसे एक अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होता है, एक कॉलम होता है जो प्रेजेंट और एब्सेंट को डिनोट करता है। सॉरी। और क्या होता है उसमें कि हर एक कॉलम की एक स्पेसिफिक डेट होती है, हर एक डेट की उसमें वैल्यू होती है। और सीरियल नंबर वाला उसका रोल नंबर स्टोर करता है और नेम वाला जो है उसका नाम स्टोर करता है। ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा अटेंडेंस रजिस्टर काम करता है। अब इसी को जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बात करें तो हमारे पास एक्सेल शीट वगैरह जैसी चीजें आती है, जिसमें क्या होता है हमारे पास कि रोज और कॉलम के फॉर्म में डेटा अरेंज होता है। तो पाइथन में भी हम कुछ इसी तरीके से डेटा को स्टोर करना चाहते थे। तो हमने देखा कि मैट्रिक्स करके एक हमारे पास था, जिसमें हम क्या करते थे कि नंपाई मॉड्यूल में हम मैट्रिक्स बना सकते थे, यानी टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते थे या नेस्टेड अरे क्रिएट कर सकते थे जिसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार और नंपाई वाली देख लेना वीडियो, तो याद आ जाएगा वापस से कि मैट्रिक्स में किसको बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो अब numpy के बाद हमें जब प्रॉपर ऐसे टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करना था और मैनेज करना था, तो हमारे पास पाइथन में एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम होता है पांडास, जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं एक बार मैं करके बताता हूँ। इंपोर्ट पांडास करके इंपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पर नीचे आकर हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। अब काम कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि पांडास जो है इसकी अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो हमें दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक टू डायमेंशनल और एक वन डायमेंशनल। ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा थ्योरी लिख रहा हूँ। वो शायद समझ अभी ना आए, पर जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ आएगी। ठीक है। तो पांडास गिव्स अस टू टाइप्स ऑफ मेजर डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स इसमें एक थ्री डायमेंशनल भी होता है, बट वो यूजुअली काम में नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए ना दूसरी चीज़ें ज़्यादा अच्छी है। पांडास जो प्रोवाइड करता है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, स्केलर करके उसको बोलते हैं, जिसमें हाइट भी आ जाती है। वन डायमेंशनल मतलब जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, टू डायमेंशनल मतलब जिसकी लेंथ और वो विड्थ होती है। ठीक है। तो इस तरीके से टू टाइप ऑफ मेजर डेटा स्ट्रक्चर जो कि है, पहला है हमारे पास सीरीज और दूसरा है हमारे पास डेटा फ्रेम। दूसरा है हमारे पास डेटा फ्रेम। ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीरीज की। इट इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर विथ की विथ इंडेक्स्ड वैल्यूज। इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ नीचे चला के। सपोज मैं एक सीरीज बनाना चाहता हूँ पांडास से, तो इसका काम भी कुछ वैसे ही है जैसे हम लिस्ट में स्टोर करते हैं डेटा। तो हमारे पास एक एल आई करके एक लिस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। एक लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर मार्क्स के जो डेटा है वो स्टोर करता हूँ आउट ऑफ 50 लेट से। तो 45 स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे इसको, 45, 40, 20, 25। ठीक है। और इसको मैं रन करूंगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर लिस्ट क्रिएट हो गई। अब मैं इस लिस्ट की मदद से एक सीरीज बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर ये जो सीरीज वाला फंक्शन है उसको रन करूंगा।
यहाँ पर आके लिखता हूँ मैं SER1 करके एक वेरिएबल जिसमें मैं स्टोर करूंगा, और यहाँ पर आऊंगा और लिखूंगा देखो पांडास डॉट सीरीज, और यहाँ पर आके मैं LI को पास कर दूंगा। इसको रन करा मैंने, और यहाँ पर आके मैं सीरीज 1 को प्रिंट कर दूंगा देखो। तो हमारे पास देखो यहाँ पर जो पूरा डेटा था वो हमारे पास अरेंज होके आ चुका है, और ये पूरा जो डेटा है इसमें देखो हर एक वैल्यू के लिए एक करस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी है। ये देखो ये इंडेक्स भी है। तो क्या होता है, ऑफन हम जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है कि मैं इसमें किस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो दो तरीके की इंडेक्सिंग है, ऊपर भी है और नीचे भी है। ये रो इंडेक्सिंग है और ये कॉलम इंडेक्सिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो इनमें से किसी एक को कीज बुला लें, जब तक हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं तो हम किसी एक चीज को की बुला लें, और दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो बुला सकते हैं, क्या इंडेक्स बुला सकते हैं। यूजुअली सीरीज में ये जो सामने वाली वैल्यूज है इनको हम इंडेक्सिंग बुलाएंगे, यहाँ पे इंडेक्स बुलाएंगे इसके, ठीक है। अब लेट से मेरे को 20 को एक्सेस करना है यहाँ पे, तो जैसे हम नॉर्मल लिस्ट में करते थे वही सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, मैं करूंगा प्रिंट जो भी हमारे सीरीज का नाम है, जैसे SER1 करके रखा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं 20 को 20 को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो 2 जो इसकी इंडेक्स वैल्यू उसको मैं दे दूंगा। देखो एंटर करा, यहाँ पर 20 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट पास करी थी, अगर मैं ना चाहूँ तो मैं खुद से भी यहाँ पर बिना वेरिएबल में स्टोर करे डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर मार्क्स दे सकता हूँ। कैसे, 10 सॉरी 10 9 7 और 8 इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आके इसको नाम दूसरा दे देता हूँ, SER2 कह देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी के नीचे मैं प्रिंट भी करा देता हूँ इसको, प्रिंट SER2, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट भी हो जाएगा ये हमारा। अब लेट से मेरे पास डेटा था कि यहाँ पर जो भी डेटा है ये एक मार्क्स थे, और मैं चाहता था कि इनके सामने इनके नाम भी हो, मतलब मैं जिस भी व्यक्ति के मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ, बजाय कि इंडेक्स के यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम आ जाए मेरे पास। तो मैंने बोला कस्टम इंडेक्सिंग कैसे दे सकते हो, मतलब ये तो पाइथन है कि जो बाय डिफॉल्ट 0 से इंडेक्सिंग दे दे रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि इंडेक्सिंग मेरे हिसाब से हो, तो मैं चाहता था कस्टम इंडेक्सिंग देना, ठीक है। ऊपर जो है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पूरे कोड को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर क्या करूँगा, एक कॉमा करके इंडेक्स करके एक वो बना लूंगा वेरिएबल, और यहाँ पर सभी के लिए मैं इंडेक्स प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे 4 मार्क्स हैं तो जो, कार्ल, ऐश और जॉन, ठीक है, और इनको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये जो इंडेक्स है हमारे अब नाम बन चुके हैं ये वाले। और मुझे किसी के भी मार्क्स अगर एक्सेस करने हैं तो मैं सिंपली कर सकता हूँ प्रिंट SER2, उसमें जिसका भी नाम देना है मुझे, मतलब जो भी की देनी है, जैसे काल के मार्क्स चाहिए मुझे, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास उसके करस्पॉन्डिंग जो है नाम आ गया। तो ये हमारे पास सीरीज हो गई कि कैसे हम सीरीज का डेटा स्टोर करते हैं। अच्छा, अगर मैं सीरीज पे लूप चला दूं तो क्या होगा, ठीक है, वो भी करके देखते हैं। मान लो मैं लिखूं फॉर आई इन SER2, तो यहाँ पे देखता हूं मैं जब प्रिंट करूंगा आई को तो क्या प्रिंट होगा। तो देखो ये जो वैल्यूज हैं ये एक एक करके प्रिंट होगी हमारे पास, बजाय की इंडेक्स के। इसी के आगे हम चलते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने बात कर ली यहाँ पर सीरीज की, ठीक है, पांडास डॉट सीरीज की। अब यहाँ पे जो डेटा है ना वो किसी भी टाइप का हो सकता है, उसको मैंने यहाँ पर एक्सेस करने का तरीका भी बताया। बट लेट से मुझे यहाँ पर डेटा एक्सेस करना था कार्ल से लेके जॉन का, या फिर लेट से मैं ये वाली सीरीज लेता हूँ जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंडेक्स थी, तो मैं इसको आता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा, ठीक है। और मैं चाहता था कि 7 से लेके 8 तक का डेटा आ जाए मेरे पास। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर वापस से स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूँ, जो हमने लिस्ट में सीखा, अरे में सीखा, स्ट्रिंग में सीखा, वही सेम टू सेम चीज हमारे सीरीज में भी यूज होती है। जैसे मैंने करा प्रिंट SER2, और मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में स्लाइस प्रोवाइड करूंगा। स्लाइस का मतलब पहले एक स्टार्ट इंडेक्स देना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं 7 को प्रिंट कराना चाहता हूँ ना, तो मैं 2 को दूंगा, यहाँ पे 2 दिया,
इस टू लगाया, उसके बाद कहाँ तक चलाना चाहता हूँ मैं, 4 तक चलाना चाहता हूँ। 4 एक स्टॉप वैल्यू है तो वो चलेगी नहीं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, तो देखो हमारे पास 7 और 8 का डेटा आ गया। अगर मैं यही चीज इस पे चलाता जो हमारे पास कस्टम बनाई हुई सीरीज थी, तो देखो क्या होता। SER2 पे चलाता अगर मैं, सॉरी, रुको, ये इसको SER3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, यही सेम टू सेम चीज मैं SER2 पे चलाना चाहता हूँ। प्रिंट SER3, सॉरी 3 पे चलाना चाहता हूँ, 2:4, जिसमें हमने कस्टम इंडेक्सिंग दी है काल वगैरह। तो देखो हमारे पास उस तरीके से भी आ गया। मतलब ये इंडेक्स इंडिपेंडेंट है। ये वाले इंडेक्स नहीं रहेंगे तो भी वो उसी तरीके से नंबर सीक्वेंस में चलेगा। लेट से मुझे शुरू के 3 चाहिए होते तो क्या करता मैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, टास्क है टू प्रिंट टॉप 3। टॉप 3 के लिए क्या करूंगा मैं, प्रिंट करूंगा यहाँ पे। अब देखो सीरीज जो है मेरे पास, उसका नाम लिखूंगा। स्टार्ट इंडेक्स क्या होगी, 0, क्योंकि शुरू से लेके बाद के 3 चलाने हैं। अगर मुझे बाद के 3 चाहिए, मतलब स्टॉप इंडेक्स क्या होना चाहिए, 0, 1, 2। 0 वाला प्रिंट हो, 1 वाला प्रिंट हो, 2 वाला प्रिंट हो, पर 3 वाला प्रिंट ना हो। तो मैं 3 को स्टॉप इंडेक्स दे दूंगा, तो देखो हमारे पास टॉप 3 प्रिंट होके आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने देखा कैसे लूपिंग काम करती है, सीरीज में कैसे काम करते हैं, और ये सारी चीजें। अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे और हम देखेंगे डेटा फ्रेम वगैरह कैसे काम करता है इसमें। ठीक है, अब क्या है इसमें डेटा फ्रेम जो है, वेट, तो हम देखेंगे डेटा फ्रेम कैसे काम करता है। उससे पहले एक चीज और, यहाँ पर जैसे मैं जहां भी देखो ये जब सीरीज बना रहा हूँ तो पांडास लिख रहा हूँ। जैसे मैं नंपाई के लिए बताया था मैंने कि एक एलियस यूज करते हैं हम NP करके, वैसे हम पांडास के लिए भी PD कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करा था ना, इंपोर्ट पांडास एस PD, सॉरी ऊपर नहीं करा, इंपोर्ट नॉर्मल करा था मैंने बताने के लिए। यहाँ पर कर लेते हैं इंपोर्ट पांडास SPD। ठीक है, तो अब मैं जहां भी चाहूंगा PD लिखूंगा तो समझ जाएगा मैं पांडास को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने सीरीज में तो काम करना दिखा दिया। अब इसके 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर पे कैसे जा सकते हैं, तो उसमें हमारे पास एक डेटा फ्रेम करके कॉन्सेप्ट आता है, जैसे यहाँ पर सीरीज का था। तो पहले मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूँ। डेटा फ्रेम, इट इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर which deals with tables, rows and columns। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं इससे। अब मैंने जो बोला ये चीज बना के देखते हैं। और मैं एक चीज बता दूं, डेटा फ्रेम पे ही सबसे ज्यादा काम होता है जब भी डेटा एनालिसिस की बात करो, क्योंकि हमारे पास एक्सेल शीट का डेटा हो या फिर CSV फॉर्मेट का डेटा हो या किसी भी प्रकार का डेटा हो, सबसे ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल हमारे पास क्या रहता है, टेब्यूलर फॉर्म ऑफ डेटा ही होता है। और उसके साथ जब भी हम डील करते हैं तो हमें पांडास में जो डेटा फ्रेम है उसका ही यूज करना पड़ता है। तो पहले मैं डेटा फ्रेम बना के बताता हूँ, फिर उसके आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाता हूँ। ठीक है, एक डिक्शनरी से भी बना सकता हूँ, उसके अलावा मैं लिस्ट भी पास कर सकता हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं कोई भी एक रैंडम चीज से, दोनों में से। एक मैं वो ले लेता हूँ, रैंडम लिस्ट ले लेता हूँ। एक डेटा लूंगा यहाँ पे। सॉरी, आवाज में इशू आ रहा होगा सर्दी के कारण। और यहाँ पर मैं डेटा फील्ड्स प्रोवाइड करना शुरू करता हूँ। जैसे मेरे पास एक नेम है, नेम करके, और नेम के अंदर मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे नॉर्मल नाम ले लेता हूँ, एलिस ले लिया एक। उसके अलावा बॉब ले लो। उसके अलावा जो ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, और और इसके अलावा चलो 3 पे ही बना के देखते हैं। ठीक है, नेम ले लिया मैंने। उसके अलावा एज ले ली मैंने। एज में ले लेता हूँ दोनों की, 20 ले ली एक की, इसको, हाँ 20 ले ली एक की 15 ले ली, और एक की मैंने 30 ले ली। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं सैलरी सैलरी लिख लेता हूँ, सैलरी।
और सैलरी लिख देता हूँ कि ये 20 वाले की तो चलो कितनी है, 20,000 है। 15 साल वाले की 1,000 है। और 30 साल वाले की खूब सारी है। ठीक है, ये हमने एक रैंडम डेटा बना लिया यहाँ पे, है ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको जब पास करूँगा मैं डेटा फ्रेम में, तो हमारे पास हमारा टेबल बन के रेडी हो जाएगा। कैसे, देखो df1 करके एक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ वेरिएबल, जिसमें मैं स्टोर करूँगा। यहाँ पर पांडास लिखने के बजाय मैं नॉर्मल पीडी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर इम्पोर्ट एज पीडी लिख दिया है, जो कि एलियस की तरह हम पीडी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पास करूँगा डेटा फ्रेम, और इसके अंदर में मेरा वेरिएबल जिसमें डेटा स्टोर है, तो डेटा के अंदर स्टोर है। इसको रन कर लिया, ये हमारा बन के रेडी हो गया। इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो देखो ये हमारे पास नॉर्मल सी टेबल बन के रेडी हो गई है, जिसमें नेम है, एज है, सैलरी है। ठीक है, लेट सपोज ये हमने क्रिएशन सीखा। ठीक है, अभी लेट सपोज मुझे इसमें ना याद आया बाद में कि अरे इसमें एक चीज़ तो और ऐड करनी थी। बोले क्या ऐड करना था, तो मुझे ना जेंडर कॉलम और ऐड करना था, जो कि रह गया। तो मुझे क्या करना है, इसमें एडिशन ऑफ रो करना है, सॉरी एडिशन ऑफ कॉलम करना है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ कॉलम कैसे कर सकते हैं अपन, यहाँ पर मैं लिखूंगा df1, और यहाँ पर मैं कर दूंगा जेंडर करके एक बना लूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट पास कर दूंगा जिसमें नॉर्मल वेरिएबल्स रहेंगे मेरे पास। और ये मतलब m रिप्रेजेंट्स मेल और f रिप्रेजेंट्स फीमेल। इसको रन करूंगा, और यहाँ पर मैं df1 को वापस प्रिंट करूंगा। ठीक है, ये हमारे पास देखा होगा यहाँ पर इस तरीके से ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब इसी के अंदर कुछ कुछ इसके हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस है, जो मैं चलाकर दिखाता हूँ, और उनका मतलब भी बताते जाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास df डॉट शेप, df डॉट शेप। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, सॉरी df1 है हमारा, df1 डॉट शेप। ठीक है, इसको रन करूंगा मैं, तो देखो क्या होगा, 3/4, जिसमें 3 रिप्रेजेंट करता है कि कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं, वो रिप्रेजेंट करता है उसके बाद वाला, यानी 3/4, 4 कॉलम 3 रोज। ठीक है, मैं यहीं पे हैशटैग लगाकर लिख भी देता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं, गिव्स नंबर ऑफ रोज रोज एंड कॉलम्स एस आउटपुट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब इसी के बाद यहाँ पर अगर मैं लिखूँ df1 डॉट कॉलम्स, और फिर इसको रन करूँ, तो मेरे पास देखो सारे कॉलम के नाम आ गए। ठीक है, अब इनको बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, मुझे नाम से ही समझ आ जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ df1 डॉट इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स जब मैं लिखूंगा, तो देखो मेरे पास क्या आएगा। यहाँ पर इसने एक रेंज दी कि आपका 0 से शुरू हो रहा है, स्टॉप 3 पे हो रहा है, और स्टेप 1 है। सही बात है, यहाँ पर इंडेक्स देखो 0 से शुरू हो रहा है, स्टॉप 3 पे हो रहा है, मतलब जो स्टॉप वैल्यू उससे एक पहले चलता है, मतलब 2 तक आ रहा है, और स्टेप वैल्यू 1 है, मतलब इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है, 0 के बाद 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये उसके बाद इसमें मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ कि हर एक कॉलम के अंदर जो भी डेटा है उसका डेटा टाइप भी पता कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, df1 डॉट डी टाइप्स। हम एक बार एक प्रोग्राम रन कर रहे थे अरे में, तो उसमें टाइप टाइप निकाल रहे थे, तो वो आ नहीं रहा था, वो इस कारण से नहीं आ रहा था। वो बाद में मेरे को समझ आया कि हम मैं डी टाइप दे रहा था, जबकि वो डी टाइप्स होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग में इशू था। ठीक है, तो ये चीज़ एक करेक्ट करी मैंने अभी। अब उसके अलावा मैंने बताया, जैसे एक इसमें से सिंगल कॉलम अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ, मान लो एक सैलरी वाला कॉलम एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं जब इसमें करूँगा ना, देखो प्रिंट प्रिंट df1, और यहाँ पे लेट से सैलरी, तो देखो ये जो हमारे पास एक पूरी की पूरी टेबल का एक पीस आया है, ये अपने आप में एक सीरीज है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सीरीज। 2 मिनट, चिंटू लॉन्ग दे दे यार। मम्मी, 2 मिनट। इसी के साथ हमारे पास कुछ और एडिशनल फंक्शंस हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक iLoc करके फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ,
जिसके अंदर ना मैं नेम और बाकी की एंटिटीज जो है उनके अकॉर्डिंगली उसका स्लाइस निकाल सकता हूँ। जैसे मैं लिखूंगा df1.iloc, मतलब इंडेक्स लोकेशन, ठीक है, और मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा iloc के अंदर यहाँ पर इस तरीके से 0। तो ये क्या करेगा, मुझे देखो, पहला जो हमारे पास वो था, पहली जो रो थी वो प्रोवाइड कर दी इसने। अगर मैं यहीं पर वन प्रोवाइड करता तो फर्स्ट नंबर की रो का डेटा दे देता वो पूरा मेरे को। देखो, है ना, ये देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर के इंडेक्स पे यहाँ पर टेबल पे आते हैं वापस बॉब है, तो बॉब का पूरा डेटा उसने सीरीज के फॉर्मेट में जमा कर मुझे दे दिया यहाँ पे। अब मान लो थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ। df.iloc लिखूँ मैं, और उसके अंदर मैं पास करूँ 0, और उसके बाद में एक पास करूँ 3। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या, कि रेंज पास कर दूँ, 0 और 1 दोनों का डेटा आ जाए, और 2 तो स्टॉप वैल्यू रहेगी। तो देखो इसने क्या करा, बोले कॉमा अगर आप यूज करोगे तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको एक टारगेट वैल्यू देगा, उस सेल की वैल्यू देगा, मतलब आप रो 0 पे जाओ और कॉलम 2 पे जाओ। कहने का क्या अर्थ है, वो यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूंगा तो समझ आएगा। देखो हमारे पास 20,000 यहाँ पर वैल्यू है, तो ये आई लोग 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं कमेंट भी कर देता हूँ। आई लोग के अंदर हम यहाँ पर क्या पास कर सकते हैं, ये हम क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम देंगे रो इंडेक्स, ठीक है, और उसके बाद हम देंगे कॉलम कॉलम इंडेक्स, ठीक है। तो क्या होता है, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स देने से 0,2 दिया, तो 0th रो पे ये पूरी रो जो थी उसमें सेकंड नंबर का कॉलम यानी 0, 1 और 2 सैलरी नंबर का जो कॉलम है उसके बीच का जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है वो प्रोवाइड करो। लेट से मुझे यहाँ पर 1000 को एक्सेस करना होता, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, फर्स्ट नंबर की रो पे सेकंड नंबर के कॉलम पे। या फिर मुझे मेल को एक्सेस करना होता तो मैं क्या करता, फर्स्ट नंबर की रो पे थर्ड नंबर के कॉलम को। ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा df1.iloc, और यहाँ पर आके मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट नंबर की रो पे मुझे चाहिए थर्ड नंबर का कॉलम यानी मेल आना चाहिए। तो देखो मेरे पास आ गया। इस तरीके से हम iloc वगैरह का यूज कर सकते हैं। अब लेट से मुझे क्या करना था, एक कॉलम ऐड करना था। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ बोनस करके, ठीक है। और उसमें क्या करूंगा, ये जो सैलरी है ना, इन सब की सैलरी में मैं 0.5% का इजाफा करना चाहता हूँ, या कुछ तरीके से मैं बढ़ाना चाहता था। तो मैं एक बोनस करके यहाँ पर ऐड करना चाहता था, तो df1.bonus, या सॉरी df1, उसके अंदर कॉलम ऐड करना है ना मुझे, तो इस तरीके से मैं दूंगा यहाँ पर बोनस, कि बोनस नाम का एक कॉलम बनाओ। उसके अंदर आप क्या करो, df में से जो सैलरी नाम का जो कॉलम था, देखो सैलरी करके जो कॉलम था उसकी जो वैल्यूज है उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बोलेगा मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर देखो शिफ्ट स्टार, ठीक है, एस्ट्रिक 0.5। 0.5 क्यों ले रहा हूँ मैं, इसको इस तरीके से समझो कि अगर मुझे किसी में परसेंटेज में क्वेश्चन दिया होता तो मुझे उसको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना पड़ता एट दी एंड। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फ्रैक्शन में ही ले लिया है कि इतने भी परसेंट का वो करना हो। अब वापस df1 को जब यहाँ पर प्रिंट करूंगा मैं, तो देखो मेरे पास एक बोनस बन के कॉलम आ गया, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कि कितना बोनस उनको मिलेगा। अब मैं चाहता तो बोनस और सैलरी को मिलाकर भी एक कॉलम यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पर देखो सैलरी जैसे हमारा इंटीजर का है, बोनस हमारा फ्लोट का है, तो मैं एक बार ऐड करने का देखता हूँ, शायद हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैलरी को भी फ्लोट बनाना पड़ेगा या फिर बोनस को इंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक बार करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर समझेंगे हम उसको। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ एक df1 के अंदर एक कॉलम ऐड करो फाइनल सैलरी करके। ठीक है, और ये क्या स्टोर करेगा, हमारे पास जो नॉर्मल सैलरी एम्प्लॉय की, उसमें मैं प्लस करवाऊंगा df1 का बोनस, जो बोनस वाला है। ठीक है, उसके बाद में df1 को बोलूंगा प्रिंट करो आप। ठीक है, तो देखो फाइनल सैलरी हमारे पास आ गई। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, फ्लोट और इंटीजर का उसने कर दिया। यही फायदे हैं पाइथन को यूज करने के। अगर दूसरी लैंग्वेज होती तो उसमें टाइप्स का बहुत ज्यादा इशू आता है। ठीक है,
अब इसके बाद कुछ कुछ और फंक्शन हम इसमें देख सकते हैं। लेट से मुझे इसमें से फिल्टर करना होता कि सिर्फ वो लोग दो जिनका जेंडर जो है मेल है। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता था ये चीज़? मैं यहाँ पर आऊँगा, तो मैं फ़िल्टर्ड डेटा जब भी चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, उसका पहले एक सिंटेक्स बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो भी हमारे पास यहाँ पर फ़िल्टर्ड डेटा है, जो भी डेटा है उसको फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर आओ, डेटा फ्रेम का नाम दो, उसके अंदर यहाँ पर आओ, फिर वापस डेटा फ्रेम का नाम दो, उसके अंदर जो भी कंडीशन है वो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर कंडीशन लिखो, यहाँ पर कंडीशन। ये हमारा सिंटेक्स है। ठीक है, मैं इसको शिफ्ट एंड शिफ्ट इससे कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देता हूँ। अब इसको एक बार हम यूज़ करते हैं, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन के साथ लगाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दे दूंगा कंडीशन क्या है कि जो मेरी एज है, एज शुड बी इक्वल टू क्या, मेल। ठीक है, मैंने एक कंडीशन दे दी। रुको, वेट। हम्म डीएफ की जो एज है वो इक्वल टू सॉरी, डीएफ के यहाँ पर कॉलम नेम। ठीक है, कंडीशन साथ में। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक ये कंडीशन है अपने आप में। तो इस तरीके से मैं इसको करता हूँ रन, और मैं फिल्टर्ड डेटा प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। देखो, फिल्टर्ड डेटा प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। क्या इशू आया? कोई भी डेटा ही प्रिंट नहीं करा इसने, क्योंकि एज में मेल नहीं था, जेंडर में था। वापस से प्रिंट करते हैं। ठीक है, मेरे पास दो कॉलम आ गए जिसमें जेंडर मेल था। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर एक और कंडीशन लगाना चाहता था। मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जिसकी एज जो है 18 से ऊपर रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये तो एक कंडीशन है। मैं इसी के अंदर एक और कंडीशन लिख देता हूँ, एंड करके, एंड DF1 जिसके अंदर जो एज है वो ग्रेटर देन 18 रहे। फिर इसके बाद एंटर करूंगा। क्या इशू बोला इसने? सिंटेक्स इशू दे रहा है, रुक जाओ। पहले अपन इसको ऐसे चलाते हैं, एज ग्रेटर देन 18, फिर मेरे पास एक फिल्टर्ड डेटा आ जाएगा, है ना, जिसमें सिर्फ 18 का वो रहेगा। ठीक है, 18 वाले लोग रहेंगे। इसके अंदर मैं फर्दर फिल्टरिंग कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ फर्दर फिल्टरिंग? ये देखो, मैंने इसको कॉपी करा, नया फिल्टर्ड डेटा बनाया, उसके अंदर प्रीवियस फिल्टर्ड जो डेटा था उस पर एक और बार कंडीशन रन करूंगा प्रीवियस वाली। कैसे? देखो, यहाँ आए, यहाँ आए, और एज की जगह यहाँ पर जो हम जेंडर वाली करना चाहते थे, जेंडर शुड बी इक्वल टू तो मेल। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा है वो सिर्फ बचेगा मेल का, जिसमें 18 से ज़्यादा की एज के लोग हैं। ठीक है, ठीक है, फिल्टर्ड डेटा को प्रिंट करूंगा मैं। ठीक है, हमारे पास एक 30 की एज वाला एक जो बचा सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास थोड़े और फंक्शन हो गए। अब इसके अंदर ना एग्रीगेट फंक्शंस भी होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाने से पहले मैं पूरी की पूरी टेबल एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, लिख देता हूँ, एग्रीगेट फंक्शंस वर्क्स ऑन कंप्लीट कॉलम। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। लेट से मुझे सैलरी का एवरेज निकालना था, तो मैंने यहाँ पर एक एग्रीगेट फंक्शन चलाया, क्या, DF1 डॉट मीन, और इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। देखो, ये शायद प्रिंट करे, कॉलम देना पड़ेगा DF1 का मुझे। DF1 का कॉलम क्या है? सैलरी का, सैलरी का उसका मीन चाहिए मेरे को। ठीक है, देखो ये इसने मीन निकाल के दे दिया मुझे सैलरी वाले का। अगर मैं बोलता कि मुझे बताओ मैं टोटल सैलरी कितनी दे रहा हूँ लोगों को, तो बोनस में ला के होगा, तो फाइनल सैलरी में से कैलकुलेट होगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मीन की जगह पर यहाँ पर सम फंक्शन को कॉल करूँगा।
यहाँ पर आऊंगा सैलरी की जगह, अब फाइनल सैलरी को मैं कॉल करूंगा और इसको रन करूंगा। ठीक है, तो हमारे पास इतने रुपए आप टोटल खर्च करते हो, ठीक है, 3 एम्प्लॉय पे। अब मैंने बोला कि इसमें सबसे ज्यादा किस पे खर्च करता हूँ, वो कैसे पता चलेगा? तो मैक्सिमम सैलरी निकाल लो आप फाइनल सैलरी में से, तो उसके लिए भी एक फंक्शन हमारे पास है। कौन सा? मैक्स करके। और इन सब में सबसे गरीब कौन है वो कैसे ढूंढेंगे? तो मिन फंक्शन चला के। कैसे? कंट्रोल सी, यहाँ पर आके कंट्रोल वी, और यहाँ पर मिन। ठीक है, तो ये 1500 रुपये की सैलरी पे है कोई, है ना, वॉचमैन वॉचमैन जो भी। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सारा काम हो गया यहाँ पे डेटा फ्रेम का। अब इसके अलावा भी बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग है जो हम अपने डेटा फ्रेम में कर सकते हैं। जैसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने सीरीज पे लूप चलाया था, तो हमें एक अलग तरीके का डेटा मिला था। क्या मिला था? सिर्फ उसकी वैल्यूज मिली थी, इंडेक्स नहीं मिली थी। अगर मैं इस पूरे डेटा फ्रेम पे लूप चलाऊं तो क्या होगा? तो देखो चला के देखता हूँ मैं यहाँ पे आऊंगा, प्रिंट करूंगा, सॉरी प्रिंट नहीं करूंगा, पहले लूप लगाऊंगा फॉर आई इन df1। ठीक है, यहां पर आऊंगा प्रिंट आई। तो देखो क्या होगा, देखो मेरे पास जितने कॉलम के नाम थे ना वो आ गए, कॉलम के नाम थे वो आ गए। मैंने बोला लेट सपोज मैं यहाँ पर दो वेरिएबल पास करूँ तो क्या होगा? तो देखो आई कॉमा जे पास करा मैंने, ठीक है, आई कॉमा जे पास करा, और मैं आई के जस्ट नीचे जे भी प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट जे। तो देखो क्या होगा, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। कुछ इशू आ रहा है इसमें, रोज एंड कॉलम इस तरीके से काम नहीं करेगी क्या? ठीक है, कॉलम का नाम दे रहा है ना ये, रुको वेट, ये देखते हैं अपन, सर्च करते हैं डेटा फ्रेम सिंटेक्स टू यूज टू वेरिएबल्स इन लूपिंग। है क्या ऐसा कोई? चलो ये देखता हूँ मैं, ये कल कवर कर लूंगा मैं, ठीक है कोई बात नहीं। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि यहाँ पर मैंने जैसे ही प्रिंट करा इसको तो इस तरीके से ये आया मेरे पास। अब अगर मुझे इनमें से कोई भी कॉलम का अगर डेटा प्रिंट करना होता तो मैं यहीं के यहीं प्रिंट भी कर सकता हूँ। लेट से मुझे सैलरी वगैरह के अलावा ये सारे जो कॉलम्स आ रहे हैं इनका डेटा इंडिविजुअली प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता, ये जो आई जो प्रिंट कर रहा हूँ इसके नीचे मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट, और क्या करता, df1 के अंदर एज अ की पास कर देता मैं उस आई को। ठीक है, तो ये क्या करता, हर बार वैल्यू चेंज होती, पहले नेम आया तो उसने देखो सारे नाम बता दिए, उसके बाद एज आया, फिर देखो सारी एज बता दी। तो इस तरीके से हमारे पास वो आ गया। डेटा फ्रेम में कुछ कुछ और फंक्शंस भी होते हैं जो हम यूजुअली यूज़ तो नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, बट जैसे कुछ कुछ मेरे को याद आ रहे हैं, जैसे df1.describe करके एक होता है, देखते हैं चलता है या नहीं। डिस्क्राइब है क्या है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाँ इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। तो देखो ये हमको बता देगा नॉर्मल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है हमारी टेबल का, वो बता देगा। जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट है तो हम एक फंक्शन को चलाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि अच्छा, इसमें शायद एक इन्फो फंक्शन भी होता है जो हमको ना बहुत बेसिक बेसिक इन्फो दे देता है हमारे डेटा फ्रेम की कि किस तरीके का डेटा है। तो इसको इन्फो फंक्शन को मैं रन करूंगा और देखो चलाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसने देखो बताया कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो कितने सारे हैं, ठीक है, उनके अंदर वैल्यूज कितनी है, तीन तीन। नॉट नल का मतलब उसमें एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो नॉट नल हो। अब नल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जीरो अपने आप में एक वैल्यू होती है, ठीक है, और नल का मतलब पाइथन में होता है या कोई भी लैंग्वेज में होता है कि कुछ भी नहीं। जीरो अपने आप में एक वैल्यू होती है, पर नल मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो हमेशा याद रखना, कहीं भी नल लिखा है इसका मतलब जीरो नहीं होता है। ठीक है, लेट से मेरे पास ये जो वैल्यू थी, मैं इसमें ना एक अलग से कॉलम ऐड कर देता हूँ जिसकी वैल्यू नल नल रहेगी। तो वो कैसे करता हूँ मैं, देखो df1, और इसके अंदर ना एक नॉर्मल सा कॉलम में टेस्ट नाम का कॉलम बना देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, और इसके अंदर जो वैल्यू पास करना चाहता हूँ वो डुप्लीकेट हो जाएगी अपने आप जो भी दूंगा। तो नल को लिखने का पाइथन में जो तरीका होता है वो होता है नैन। ऐसे लिखना पड़ता है नैन। ये अ, रुको, नैन या डबल ए एन होता है,
नैन वैल्यू इन पाइथन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन? ठीक है, सही तो कर रहे हैं अपन। एन ए एन सही करा है। क्यों इशू दे रहा है ये? हाँ, नैन डिफाइंड नहीं रहेगा। बिट, इसको चेक करने दो। ओके ठीक है, अपन कंप्लीटली नैन ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मुझे नंपा इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें से मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, इजी है, कर लेते हैं इंपोर्ट numpy snp, और फिर यहाँ पर आके मुझे कॉल करना पड़ेगा np.nan, कुछ इस तरीके से। या np.nan क्या है? अच्छा, ये रन नहीं करा मैंने np को। ठीक है, अब मैं df1 को प्रिंट करा के देखता हूँ एक बार। ठीक है, इस तरीके से नैन वैल्यूज आ गई यहाँ पर, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी इन्फो को चेक करूंगा तो देखो मेरे टेस्ट वाले कॉलम के लिए क्या लिख के देगा। देखो टेस्ट करके जो कॉलम है उसमें 0 एंट्रीज है, पर इसको भी वो नॉट नल बोल रहा है। मतलब कि खाली नहीं है कॉलम, एक वैल्यू तो है उसमें, बट वो वैल्यू एक्चुअली जीरो नहीं है, ना ही कुछ वैल्यू है उसमें, बस नैन रखा हुआ है। क्या होगा कि जब हमारे पास कोई कॉलम खाली रहेगा, जब हम इसमें डेटा को इंपोर्ट करेंगे, तो उस सेल को खाली को डिनोट करने के लिए यहाँ पर हमारा जो डेटा फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली नैन को रख देगा। ये कल हम क्या करेंगे, अब CSV डेटा जो होता है या हमारा जो एक्सेल डेटा है उसको इंपोर्ट करके यूज़ कराने की कोशिश करेंगे। तब ये चीज़ समझ आएगी कि खाली सेल को ये कैसे डील करता है और वहाँ पर नैन वैल्यूज को भर देता है। और हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। क्या होता है कि हम जैसे ग्राफ बनाना चाहते हैं, अब जैसे मुझे इसमें से कोई ग्राफ बनाना है, ठीक है, इसका सैलरी का ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे हमने कल मैट प्लॉट लिप सीखा था ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। ठीक है, मैंने इस तरीके से मैट प्लॉट लिप को इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, जो मेरा DF1 है उसको देख भी लिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से DF है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं नेम को एक्स एक्सिस पे और सैलरी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना चाहता हूँ। मतलब ठीक है, बहुत ईजी है, कैसे करना चाहते हो? तो मैंने बोला आप बार ग्राफ बना दो, तो पी एल टी डॉट बार, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पास करना चाहूँगा क्या, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मैंने क्या बोला, नेम, तो DF1, और यहाँ पर मैंने क्या पास करा, इसका सेल का नाम, यानी कॉलम का नाम, सॉरी, नेम। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, DF1 का जो एज वाला है ना, तो एज वाला यहाँ पे पास करा, और बार करके यहाँ पर मैं चाहूँ तो कलर भी डिफाइन कर सकता हूँ, जो कि मैं बता चुका हूँ। जैसे ऑरेंज है, ठीक है, रेड है और या लेट से ब्लू है। ठीक है, इस तरीके से इसको रन करूंगा और हमारे पास बार बन के आ गया, देखो इस तरीके से। ठीक है, ये जो डेटा वैल्यूज है इससे हमने एक्सेस कर ली। पर अगर मान लो कोई नैन वैल्यू इसके अंदर होती तो मैं प्लॉट ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो मुझे इशू देता, क्या बोलता कि इसमें सारे वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है। तो इन केसेस में क्या होता है कि हमारा पूरा जो एनालिसिस है वो खराब ना हो, तो हम क्या करते हैं, इनका एक एवरेज ले लेते हैं। लेट से सैलरी वाला एक कॉलम था, किसी व्यक्ति की सैलरी नहीं थी, अब मुझे एनालिसिस तो करना है। अब ऐसे मान लो मेरे पास 20,000 30,000 एम्प्लॉय का डेटा है, जिसमें कुछ कुछ डेटा मिसिंग है। अब एक एक से मांगने के बजाय मैं क्या करूंगा, एवरेज वैल्यू ले लूंगा, उनकी मीन ले लूंगा और उससे भर दूंगा उसको, और उसके बाद में सारे स्टैटिकल एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाते हैं ईडीए के अंदर, जो हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट है, कोवेरिएंस क्या होता है, ईडीए क्या होता है, बट हमने आज टेबल वगैरह बनाना सीखा, उसको एक्सेस करना सीखा, उसको मैनिपुलेट करना सीखा, हमने कॉलम को ऐड करना सीखा, और जमाने भर की चीजें और भी देखी इसमें। ठीक है, थोड़ा और खुद से भी जाके पढ़ो डेटा फ्रेम के बारे में, और इसको बनाने के अलग अलग तरीके ढूंढो, और उसमें कुछ नई चीजें मिले तो मेरे को भी बताओ। ठीक है, आज का इतना ही था।